बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। पानी की बूंदें खिड़की के कांच पर लगातार टकरा रही हैं। कमरे के अंदर घुप अंधेरा है। आरव एक कोने में बैठा है। उसके हाथ कांप रहे हैं। कमरे में केवल फोन की नीली रोशनी चमक रही है। वह स्क्रीन को इकट्ठक देख रहा है। उंगलियां कीपैड के ऊपर रुकी हुई हैं। स्क्रीन पर एक अधूरा संदेश लिखा है। वह बार बार कर्सर को मिटाता है और फिर से टाइप करता है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें हैं। वह फोन को कसकर पकड़ता है। उसकी सांसें भारी हैं। कमरे की खामोशी में केवल उसकी धड़कन और बाहर की बारिश की आवाज सुनाई दे रही है। वह स्क्रीन को बंद करता है, फिर तुरंत खोल देता है। वह संदेश भेजने की कोशिश करता है, लेकिन उसका अंगूठा सेंड बटन के ठीक ऊपर जाकर ठहर जाता है। वह फोन को मेज पर पटक देता है, फिर तुरंत उठाकर वापस अपने पास खींच लेता है। वह अंधेरे में दीवार की तरफ देखता है। उसकी आंखें नम हैं। वह फिर से स्क्रीन की ओर झुकता है। समय बीत रहा है। आरव की उंगलियां स्क्रीन के कांच पर धीरे से रेंगती हैं। वह एक गहरी सांस लेता है और अपने होठों को सिकोड़ लेता है। वह बुदबुदाता है, उस दिन अगर मैंने वो मैसेज भेज दिया होता तो शायद आज वो जिंदा होती। उसकी आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आती है। वह अचानक खड़ा हो जाता है और कमरे में 2 कदम चलता है। वह खिड़की के पास जाकर बाहर गिरती बारिश को देखता है। उसके हाथ अभी भी खाली हैं, जैसे वह किसी का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। वह वापस मुड़ता है और मेज पर रखे फोन को फिर से उठाता है। वह स्क्रीन पर लिखे शब्दों को पढ़ता है, फिर उसे मिटा देता है। वह अपनी हथेली से चेहरे को रगड़ता है। उसकी नजरें कमरे के कोने में रखी पुरानी किताबों पर पड़ती हैं। वह एक किताब उठाता है, पन्ने पलटता है और एक सूखा हुआ पत्ता नीचे गिर जाता है। वह उसे जमीन से उठाता है। यह पत्ता उसे उस लाइब्रेरी की याद दिलाता है। वह अपनी मुट्ठी में पत्ते को दबा लेता है। वह धीरे से कुर्सी पर वापस बैठ जाता है। अब वह फोन को नहीं देख रहा, बल्कि कमरे के अंधेरे में किसी धुंधली आकृति को ढूंढ रहा है। आरव के हाथ में दबा हुआ पत्ता धीरे से फर्श पर गिर जाता है। कमरे की अंधेरी दीवारें धुंधली होने लगती हैं। अचानक किताबों के पन्नों की सरसराहट सुनाई देती है। यह कॉलेज की लाइब्रेरी है। हवा में पुरानी किताबों और धूल की मिली जुली महक है। आरव गलियारों के बीच खड़ा है। वह एक ऊंची रैक के सामने रुकता है। उसकी उंगलियां किताबों की जिल्दों पर फिसल रही हैं। वह एक खास किताब ढूंढ रहा है। तभी दूसरी तरफ से एक हल्की आहट आती है। आरव अपना सिर घुमाता है। एक लड़की रैक के दूसरी तरफ खड़ी है। वह एक किताब को अपनी जगह पर वापस रख रही है। आरव की नजरें उस पर टिक जाती हैं। वह लड़की धीरे से अपना हाथ उठाती है और आरव को दाईं ओर वाली रैक की तरफ इशारा करती है। वह कुछ नहीं बोलती, बस एक हल्का सा सिर झुकाकर अभिवादन करती है। आरव का हाथ हवा में रुक जाता है। वह उस रैक की ओर कदम बढ़ाता है। उसकी जूतों की आवाज फर्श पर गूंजती है। वह रुककर पीछे मुड़ता है। वह लड़की अभी भी वहीं खड़ी है, उसे देख रही है। आरव के चेहरे पर एक अनजानी सी मुस्कान तैर जाती है। वह किताब निकालता है और उसे अपनी छाती से लगा लेता है। लाइब्रेरी की वह खामोशी धीरे धीरे कॉलेज की कैंटीन के शोर में बदल जाती है। आरव और नंदिनी आमने सामने बैठे हैं। मेज पर 2 चाय के कप रखे हैं। भाप ऊपर की ओर उठ रही है। आरव अपने कप को दोनों हाथों से थामे हुए है। वह अपनी नजरें नंदिनी के चेहरे पर टिकाए रखता है। नंदिनी चाय का एक घूंट लेती है और मेज पर रखे चम्मच से प्लेट को धीरे से खटखटाती है। आसपास के छात्रों की हंसी और बातचीत का शोर है, लेकिन उनके बीच की दूरी सिमट रही है। वे एक दूसरे की बातों पर सिर हिलाते हैं। दिन ढल जाता है। अब कमरा पूरी तरह अंधेरा है। आरव अपने बिस्तर पर लेटा है। उसके हाथ में फोन है। स्क्रीन की नीली रोशनी उसके चेहरे पर चमक रही है। वह फोन को कान से सटाकर रखता है। दूसरी तरफ से नंदिनी की धीमी आवाज आती है। आरव मुस्कुराता है और अपनी करवट बदलता है। वह तकिए को अपने सिर के नीचे ठीक करता है। फोन की बैटरी का आइकन लाल हो रहा है। आरव अपनी उंगलियों से चादर के किनारे को मरोड़ता है।
रात के 2 बज रहे हैं। घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है। फोन काटने के बाद कॉलेज की सुबह बेहद शांत लग रही है। धूप गलियारे के मेहराबों से छनकर फर्श पर लंबी परछाइयां बना रही है। आरव और नंदिनी साथ चल रहे हैं। उनके जूतों की आवाज पत्थर के फर्श पर एक लय में गूंज रही है। आरव रुक जाता है। वह नंदिनी की ओर मुड़ता है। नंदिनी भी अपनी चाल धीमी कर लेती है। वह अपना हाथ आरव की ओर बढ़ाती है। आरव उसकी हथेली को थाम लेता है। उनकी उंगलियां आपस में उलझ जाती हैं। नंदिनी आरव की आंखों में सीधे देखती है। वह अपना सिर थोड़ा झुकाती है और कहती है, हम कभी एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाएंगे। आरव उसकी पकड़ को और मजबूत कर लेता है। हवा का एक झोंका उनके पास से गुजरता है, जिससे पास के पेड़ की पत्तियां फड़फड़ाने लगती हैं। आरव उसे अपनी ओर थोड़ा और खींचता है। यह सिर्फ एक शब्द नहीं था, बल्कि एक अटूट विश्वास था। वे दोनों एक दूसरे के करीब खड़े हैं। आरव गहरी सांस लेता है। वे फिर से चलने लगते हैं, लेकिन इस बार उनके कदम और भी धीमे और तालमेल में हैं। यह वादा उनके भविष्य की नींव बन चुका है। दिन ढल चुका है। आरव और नंदिनी कॉलेज की पुरानी इमारत की छत पर खड़े हैं। छत का दरवाजा पीछे से बंद हो जाता है। आरव लोहे की रेलिंग की ओर बढ़ता है और उस पर अपनी कोहनियां टिका देता है। नंदिनी उसके बगल में आकर खड़ी होती है। वह रेलिंग को मजबूती से पकड़ती है। नीचे सड़क पर गाड़ियों की हेडलाइट्स छोटी छोटी लकीरों की तरह दिख रही हैं। हवा तेज है, जो उनके बालों को चेहरे पर बिखेर रही है। नंदिनी आरव की ओर मुड़ती है। वह अपना हाथ आरव के हाथ के ऊपर रखती है। आरव अपनी हथेली को पलटकर उसकी उंगलियों को थाम लेता है। वे दोनों दूर क्षितिज की ओर देखते हैं, जहां शहर की रोशनी धुंधली पड़ रही है। नंदिनी धीरे से कहती है, अगर तुम साथ हो ना, तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए। आरव उसे देखता है। वह कोई जवाब नहीं देता, बस एक धीमी मुस्कान के साथ अपना सिर उसकी ओर झुकाता है। वे दोनों छत के फर्श पर बैठ जाते हैं। आरव अपने घुटनों को मोड़कर उन पर हाथ रखता है। नंदिनी अपना सिर उसके कंधे पर टिका देती है। वे भविष्य के बारे में बात करते हैं। आरव अपनी उंगलियों से हवा में कुछ इशारा करता है। नंदिनी उसकी बात सुनकर हंसती है और अपना हाथ उसके हाथ में और कस लेती है। छत की खामोशी में केवल उनके सांस लेने की आवाज सुनाई दे रही है। काफेगवान की हवा पहले से ज्यादा भारी महसूस हो रही है। आरव और नंदिनी एक दूसरे के सामने बैठे हैं। मेज पर रखी कॉफी ठंडी हो रही है। आरव अपने कप को उंगलियों से घुमा रहा है। कप के नीचे की तश्तरी से टकराने की आवाज बार बार सुनाई दे रही है। नंदिनी अपनी नजरें खिड़की के बाहर टिकी बारिश की बूंदों पर जमाए हुए है। वह एक गहरी सांस लेती है और मेज पर रखे अपने हाथ को खींच लेती है। आरव अचानक रुक जाता है। वह अपना कप मेज पर जोर से रखता है। एक छोटी सी खनक पूरे कमरे में गूंजती है। आरव अपनी कुर्सी को पीछे खिसकाता है। कुर्सी के पैरों के फर्श पर रगड़ने की तीखी आवाज आती है। नंदिनी अब आरव की ओर देखती है। उसकी भौहें तन गई हैं। आरव अपनी हथेलियों को मेज पर सपाट रखता है। वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन रुक जाता है। मेज के ऊपर का बल्ब धीरे से झपकता है। बाहर बिजली कड़कती है और कमरे में रोशनी कम हो जाती है। आरव का चेहरा सख्त हो गया है। वह अपनी नजरें दूसरी तरफ मोड़ लेता है। नंदिनी ने मेज पर रखे अपने हाथ को मुट्ठी में भींच लिया। उसने आरव की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे। आरव का जबड़ा तन गया। उसने मेज पर रखे अपने कप को एक झटके में किनारे कर दिया। कप तश्तरी से टकराकर लुढ़क गया। कॉफी की कुछ बूंदें मेज पर फैल गईं। आरव अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे झुका। उसकी आवाज में एक तीखापन था। हाँ, मैं बदल गया हूं। और तुम तो बहुत परफेक्ट हो ना। नंदिनी ने अपना सिर पीछे की ओर झटका, जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मारा हो। उसने अपनी कुर्सी को जोर से पीछे धकेला। कुर्सी के फर्श पर रगड़ने की आवाज पूरे कैंटीन में गूंज उठी। आरव ने अपनी उंगलियों से मेज को जोर से दबाया। उसकी पोरें सफेद पड़ गईं। उसने अपनी नजरें नंदिनी के चेहरे से नहीं हटाई। नंदिनी की सांसें तेज हो गईं। उसने अपना बैग उठाया
और उसे कंधे पर टांगने की कोशिश की। आरव ने मेज पर अपना हाथ पटक दिया। एक तेज आवाज के साथ बर्तन खनक उठे। उसने तल्ख लहजे में कहा, हर बात में मुझे ही गलत साबित करना तुम्हारा शौक बन गया है। नंदिनी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके होंठ कांप कर रह गए। उसने आरव की ओर एक अंतिम ठंडी नजर डाली और अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। नंदिनी के जाने के बाद आरव वहीं खड़ा रहा। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसने अपनी जेब से फोन निकाला। स्क्रीन पर नंदिनी का नाम चमक रहा था। आरव ने उसे एक झटके में बंद कर दिया। उसने फोन को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियों की पोरें सफेद पड़ गईं। आरव ने अपना हाथ पीछे की ओर खींचा और पूरी ताकत से फोन को दीवार की तरफ उछाल दिया। फोन दीवार से टकराया और फर्श पर जा गिरा। प्लास्टिक के टूटने की एक तीखी आवाज कमरे में गूंजी। बैटरी अलग होकर दूर जा गिरी। आरव ने फर्श की तरफ देखा, लेकिन उसने उसे उठाने की कोशिश नहीं की। उसने अपने दोनों हाथ अपने बालों में फंसा लिए और जोर से सिर को नीचे झुका लिया। कमरे में सन्नाटा पसर गया। सिर्फ बाहर गिरती बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। आरव ने अपने पैरों को फर्श पर पटकते हुए कमरे के कोने की ओर कदम बढ़ाए। उसने दीवार पर अपनी मुट्ठी दे मारी। दर्द ने उसे छुआ तक नहीं। उसका अहंकार अभी भी उसे शांत नहीं होने दे रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि वह गलत नहीं है। नंदिनी ने उसे उकसाया था। उसने फर्श पर पड़े फोन के टुकड़ों को एक लात मारी। आरव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और दीवार से सटकर बैठ गया। कमरे की घड़ी में 2 बज रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि आरव को अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थीं। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की के कांच पर लगातार टकरा रही थीं, जैसे कोई बाहर से अंदर आने की जिद कर रहा हो। आरव फर्श पर बैठा रहा। उसकी पीठ दीवार से चिपकी थी। अंधेरे में उसकी आंखें खुली थीं, छत की तरफ घूरती हुई। अचानक उसने अपना हाथ फर्श पर टटोलना शुरू किया। उसकी उंगलियां टूटे हुए फोन के टुकड़ों से टकराईं। उसने सावधानी से स्क्रीन वाला हिस्सा उठाया। कांच पर बारीक दरारें थीं, लेकिन डिस्प्ले अभी भी काम कर रहा था। आरव ने उसे अपने घुटनों पर रखा। उसने स्क्रीन को साफ करने के लिए अपनी हथेली का इस्तेमाल किया। जैसे ही स्क्रीन की रोशनी जली, एक नीली चमक उसके चेहरे पर पड़ी। उसने नंदिनी का नाम देखा। वह नाम अब एक कांटे की तरह चुभ रहा था। आरव ने अपने होठों को भींच लिया। उसके सीने में एक भारीपन सा महसूस हुआ, जो उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। आरव की उंगलियां कीपैड के ऊपर हवा में ठहर गईं। उसने एक अक्षर को सावधानी से दबाना शुरू किया। सॉरी। उसने एस दबाया, फिर ओ, फिर र और अंत में ही। हर अक्षर के साथ स्क्रीन पर एक हल्की नीली रोशनी चमकती रही। उसने फिर से टाइप किया, आई मिस यू। उसके अंगूठे की पोरें स्क्रीन के कांच पर रगड़ खा रही थीं। उसने एक और वाक्य जोड़ा, प्लीज वापस आ जाओ। आरव ने स्क्रीन को करीब से देखा। उसके शब्द वहां लिखे थे, लेकिन वे उसे किसी और के लग रहे थे। उसकी सांसें तेज हो गईं। कमरे की हवा उसे भारी लगने लगी। उसने अपना हाथ थोड़ा और आगे बढ़ाया। उसकी तर्जनी उंगली सेंड बटन के बिल्कुल ऊपर जाकर स्थिर हो गई। बटन का कोना उसकी उंगली के नीचे दबा हुआ सा महसूस हो रहा था। आरव का हाथ बुरी तरह कांप रहा था। वह बटन को दबाने ही वाला था कि अचानक उसकी मांसपेशियां अकड़ गईं। उसकी उंगली वहीं जम गई। वह न तो उसे नीचे दबा पा रहा था, न ही पीछे खींच पा रहा था। स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे पर एक स्थिर चमक छोड़ रही थी। वह उस छोटे से नीले बटन को घूरता रहा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। वह पल जैसे ठहर गया था। सेंड बटन और उसकी उंगली के बीच की वह 1 मिलीमीटर की दूरी अब एक विशाल खाई की तरह लग रही थी। आरव की उंगली सेंड बटन के ऊपर कांपती रही। उसकी नसें खिंच गई थीं, लेकिन बटन नहीं दबा। उसने अपनी सांस रोकी, जैसे कोई बड़ा फैसला लेने से पहले का सन्नाटा हो। अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। इतनी रात हो गई है, अभी मैसेज भेजना ठीक नहीं होगा। उसने खुद को तसल्ली दी। यह एक घातक तर्क था,
जिसने उसकी उंगली को बटन से दूर खींच लिया। उसने फोन को अपने सीने पर रखा। उसकी धड़कनें अब भी तेज थीं, लेकिन उसने अपनी आंखों को जबरदस्ती बंद कर लिया। उसने सोचा, सुबह होते ही सब ठीक हो जाएगा, तब बात करेंगे। उसने फोन का पावर बटन दबाया। स्क्रीन की नीली रोशनी एक झटके में गायब हो गई। कमरा फिर से घने अंधेरे में डूब गया। आरव ने फोन को फर्श पर पटक दिया और करवट बदलकर लेट गया। वह अपनी चादर को कसकर पकड़कर सोने की कोशिश करने लगा। उसे लगा कि उसने एक समझदारी भरा फैसला लिया है। उसने अपनी आंखें मूंद लीं और धीरे धीरे उसकी सांसें सामान्य होने लगीं। सूरज की पहली किरण खिड़की के पर्दे से छनकर आरव के चेहरे पर पड़ी। कमरे में धूल के कण हवा में तैर रहे थे। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई फोन की तीखी घंटी बजी। आरव की नींद एक झटके में टूट गई। उसने अपनी आंखें मलते हुए फर्श की तरफ हाथ बढ़ाया। वह फोन अभी भी वहीं पड़ा था, जहां उसने उसे कल रात फेंका था। घंटी लगातार बज रही थी। उसकी आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। आरव ने लड़खड़ाते हुए उसे उठाया। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। उसने अपनी उंगलियों से कॉल रिसीव करने वाला बटन दबाया। हेलो, उसने अपनी भारी आवाज में पूछा। दूसरी तरफ से एक गहरी, गंभीर आवाज आई। क्या आप आरव बोल रहे हैं? वह व्यक्ति रुका, फिर बोला, नंदिनी का एक्सीडेंट हो गया है, वह अस्पताल में है। आरव के कान के पास फोन की आवाज जैसे जम गई। उसके दिमाग ने उस वाक्य को प्रोसेस करने से इनकार कर दिया। क्या? उसने फिर से पूछा, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ एक लंबी, भारी खामोशी थी। वह शब्द एक्सीडेंट हवा में तैरते रहे। आरव के शरीर की सारी हलचल रुक गई। आरव के हाथ से फोन फिसल गया। वह फर्श पर गिरा। प्लास्टिक के टकराने की एक सूखी आवाज गूंजी। आरव एक पल के लिए पत्थर की तरह स्थिर खड़ा रहा। उसकी सांसें तेज हो गईं, जैसे फेफड़ों में हवा कम पड़ रही हो। उसने बिना सोचे समझे अपने पैर आगे बढ़ाए, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया। वह दीवार से टकराया। उसका कंधा चौखट से रगड़ खाकर छिल गया। वह लड़खड़ाते हुए दरवाजे की तरफ लपका। उसने कमरे की लाइट बंद नहीं की, बस दरवाजे को जोर से धक्का देकर खोल दिया। सीढ़ियों पर उसके जूतों की आवाज गूंज रही थी। एक के बाद एक कदम तेजी से नीचे की ओर। वह घर से बाहर निकल आया। बाहर की सड़क पर हल्की बारिश अभी भी हो रही थी। ठंडी बूंदें उसके चेहरे पर गिरीं, लेकिन उसने अपनी गति कम नहीं की। वह सड़क के बीचों बीच दौड़ने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। वह हर आने जाने वाले वाहन को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। वह हाँफ रहा था। उसका गला सूख चुका था। वह बस भाग रहा था। अस्पताल की इमारत अब दूर से दिखाई दे रही थी। आरव अस्पताल के मुख्य द्वार से अंदर दाखिल हुआ। फर्श पर उसके गीले जूतों के निशान बन रहे थे। रिसेप्शन पर बैठी नर्स ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया, लेकिन आरव ने उसे अनसुना कर दिया। वह सीधे गलियारे की ओर भागा। अस्पताल की हवा में फिनाइल और दवाइयों की तीखी गंध घुली हुई थी। गलियारे की दीवारें सफेद और ठंडी थीं, जिन पर लगी ट्यूबलाइट की रोशनी फर्श पर चमक रही थी। जैसे ही वह आईसीयू के गलियारे में पहुंचा, वहां का सन्नाटा उसे किसी भारी पत्थर की तरह महसूस हुआ। वहां की घड़ी की टिक टिक भी जैसे थम गई थी। आरव की सांसें उसकी छाती में अटक गई। उसने देखा कि गलियारे के अंत में एक डॉक्टर खड़ा था। डॉक्टर के हाथ में एक फाइल थी, जिसे उसने अपनी छाती से सटा रखा था। आरव ने अपनी गति धीमी कर दी। उसके पैर लड़खड़ाने लगे। डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली। उसने आरव की ओर देखते हुए अपना सिर धीरे धीरे नीचे झुका लिया। वह एक पल, जो एक युग जैसा लंबा था, वहां ठहर गया। आरव के सामने की दुनिया धुंधली होने लगी। उसके कदम पूरी तरह जम गए। डॉक्टर का झुका हुआ सिर आरव की आंखों के सामने एक लकीर की तरह खिंच गया। उसके कान में एक तेज सीटी जैसी आवाज गूंजी, जैसे कोई तार टूट गया हो। आरव के घुटने एक साथ जवाब दे गए। वह भारी आवाज के साथ फर्श पर गिर पड़ा।
घुटनों के टकराने की आवाज उस सन्नाटे में गूंज उठी। उसके हाथ आईसीयू के दरवाजे के ठंडे धातु के हैंडल से जा टकराए। वह उसी दरवाजे के सहारे खुद को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी उंगलियां फिसल जाती हैं। फर्श की ठंडी टाइलें उसके गालों को छूती हैं, लेकिन उसे ठंडक महसूस नहीं होती। उसकी छाती में एक अजीब सी जकड़न है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके फेफड़ों को दबा रहा हो। वह अपना सिर दरवाजे के निचले हिस्से पर टिका देता है। आईसीयू के अंदर से आने वाली मशीनों की बीप बीप की आवाज अब एक समान लय में है, जो धीरे धीरे धीमी होकर बंद हो जाती है। आरव की सांसें अब हिचकी में बदल चुकी हैं। वह अपने हाथों से फर्श को खरोंचता है, जैसे जमीन के अंदर से कुछ वापस खींच लाना चाहता हो। वह अपनी आंखों को जोर से बंद कर लेता है, लेकिन अंधेरे में भी उसे वही खालीपन दिखाई देता है। अब वहां कोई हलचल नहीं है। आईसीयू का दरवाजा अब एक दीवार की तरह अभेद्य है। आरव का शरीर पूरी तरह ढीला पड़ चुका है। वह फर्श पर ऐसे पड़ा है जैसे उसमें अब कोई जान न बची हो। आरव का हाथ अपनी जेब की ओर बढ़ता है। उसकी उंगलियां कांप रही हैं। वह धीरे धीरे फोन बाहर निकालता है। स्क्रीन की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है, जो अंधेरे गलियारे में एक अकेली चमक है। वह अंगूठे से स्क्रीन को अनलॉक करता है। चैट बॉक्स खुलता है। वहां एक अधूरा मैसेज लिखा है, सॉरी, आई मिस यू। कर्सर अभी भी उस शब्द के अंत में टिमटिमा रहा है। वह उस बटन को देखता है जिसे दबाने से यह मैसेज चला जाता, लेकिन अब वह बटन बेजान है। आरव की नजरें उन अक्षरों पर टिकी हैं। वह मैसेज जो कभी भेजा नहीं गया, अब एक डिजिटल दीवार की तरह उसके सामने है। वह फोन को दोनों हाथों से पकड़ता है, जैसे वह कोई कीमती वस्तु हो। आसपास की दुनिया जैसे रुक गई है। आईसीयू के बाहर की हवा में एक भारीपन है। वह स्क्रीन को अपनी आंखों के करीब लाता है। वह मैसेज भेजने के लिए उंगली उठाता है, लेकिन फिर रुक जाता है। उसे पता है कि अब इसे पढ़ने वाला कोई नहीं है। वह बस उस स्क्रीन को देखता रहता है। फोन की बैटरी का आइकन धीरे धीरे कम हो रहा है। वह स्क्रीन की चमक को कम नहीं करता। वह उस अधूरे सच को बार बार पढ़ता है। आरव की पलकें भारी हो रही हैं। एक बूंद उसकी आंख से निकलकर सीधे फोन की स्क्रीन पर गिरती है। वह बूंद स्क्रीन के कांच पर फैल जाती है। सॉरी शब्द का पहला अक्षर अब एक नीली लकीर में बदल रहा है। वह अपनी हथेली से स्क्रीन को पोंछने की कोशिश करता है, लेकिन घर्षण से अक्षर और भी ज्यादा धुंधले हो जाते हैं। वह फिर से कोशिश करता है, पर उंगलियां कांप रही हैं। स्क्रीन पर अब सिर्फ रोशनी के बिखरे हुए धब्बे दिखाई दे रहे हैं। वह फोन को थोड़ा दूर करता है, फिर करीब लाता है, लेकिन शब्द अब नहीं दिख रहे। वह कमरा पूरी तरह शांत है। केवल बाहर गिरती बारिश की हल्की आवाज खिड़की से अंदर आ रही है। वह अपने घुटनों को छाती से सटा लेता है। फोन की स्क्रीन की रोशनी अब उसके चेहरे पर एक फीकी परछाई डाल रही है। वह उस धुंधली स्क्रीन को अपने सीने से लगा लेता है। वह समझ चुका है कि अब यह मैसेज कभी पूरा नहीं होगा। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। वह पूरी तरह अकेला है। फोन की स्क्रीन धीरे धीरे काली पड़ जाती है। आरव के हाथ से फोन फिसलकर कालीन पर गिरता है। कमरे में अब सिर्फ सन्नाटा है। वह अंधेरे में अपनी खाली हथेलियों को देखता है। ईगो की जीत ने उसे सब कुछ छीन लिया है। वह समझ चुका है कि कोई भी रिश्ता इंसान के अहंकार से बड़ा नहीं होता। जब तक सामने वाला मौजूद है, तब तक ही शब्दों की कीमत है। वह दीवार की तरफ देखता है, जहां समय की सुइयां टिक टिक कर रही हैं। जो कहना है उसे कल पर मत छोड़िए। कल का सूरज शायद किसी के लिए न निकले। अपनी बात आज ही कह दें, क्योंकि पछतावे की राख में सिर्फ खामोशी बचती है। आरव की सांसें धीमी होती हैं और कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाता है।